अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुकद्दस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ इन्फॉर्मेशन और इन्हीं न्यूज़ इन्फॉर्मेशन की बेस पे मेरा एनालिसिस होता है। तकरीबन रोज़ 9:30 बजे रात के टाइमिंग पे मैं आपके साथ ये बुलेटिन शेयर करता हूँ। आज का न्यूज़ बुलेटिन मैं आगाज़ करूँगा जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है। बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, ये मैंने पढ़ी है। दो चार मेजर चीज़ें आपको बताई हैं। जेपी मॉर्गन क्या है? जेपी मॉर्गन अमेरिका का, ना सिर्फ अमेरिका का सबसे बड़ा, बल्कि मुझे ये कहने थे दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है, मल्टी नेशनल बैंक है, जिसके पास मार्केट कैप जो है तकरीबन क्रिप्टो मार्केट से भी 3 गुना ज़्यादा, 3,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा के इनके एसेट्स हैं, इसका मार्केट कैप है। उसकी ये रिपोर्ट है, बड़ी इंटरेस्टिंग। स्टेटमेंट पढ़े क्या है, कोइन डेस्क ने इसको रिपोर्ट किया है। क्रिप्टो मार्केट रिकवरी अनलाइकली, यानी क्रिप्टो मार्केट उस वक्त तक रिकवर नहीं कर सकती, मार्केट उस वक्त तक पंप नहीं हो सकती जब तक स्टेबल कॉइन की जो यूनिवर्स है, यानी स्टेबल कॉइन की जो मार्केट है जो कि आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक हो रही है, वो जब तक बंद नहीं हो जाती। दूसरे लफ्ज़ों में द टेथर, वो अब जो सब हेडलाइन है उसको ज़रा पढ़ें। उसमें वो कह रहा है कि अभी जो आपको टेथर का, चंद दिन पहले मैंने आपको बताया था कि टेथर का मार्केट कैप आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है। जेपी मॉर्गन के रिसर्चर्स कहते हैं कि ये जो टेथर का आपको मार्केट कैप पंप होता हुआ नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली क्रिप्टो मार्केट का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि चूँकि SEC, अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, और US रेगुलेटर्स दीगर स्टेबल कॉइन जिसमें BUSD और दूसरा USDC के पीछे पड़े हुए हैं, तो वहाँ से लोग कुछ सरमायाकारी निकाल के वो टेथर में डाल लें। दूसरे लफ्ज़ों में जो मुझे समझ आई है इनकी रिपोर्ट की, कि स्टेबल कोइन में जो नई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, बल्कि जो पुराने स्टेबल कोइन कंपटीटर थे टेथर के, USDT के, उन कंपटीटर से पैसा निकल के यहाँ पे आ रहा है। और जब तक मार्केट में स्टेबल कोइन में इन्वेस्टमेंट नहीं होती, स्टेबल कोइन एक्चुअली है क्या? आसान अल्फाज में ये डॉलर पैच करेंसीज होती हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी मार्केट में सरमायाकारी होनी है तो सबसे पहला उसका स्टॉप होता है स्टेबल कोइन, यानी लोग बैंकों से पैसा निकाल के पहले स्टेबल कोइन मोस्टली बाय करते हैं अगर OTC डील नहीं है, तो स्टेबल कोइन के बाद फिर वो अपनी मर्जी की क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो स्टेबल कोइन एक तरह का एक सिग्नल होता है गेज करने के लिए कि भाई मार्केट का इस वक्त मोमेंटम क्या है। तो जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट से मैं खुद भी इत्तेफाक करता हूँ, सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ, और आज का बुलेटिन भी यहीं से स्टार्ट करूँगा। अगली और इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट, द शेयर ऑफ, साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस वक्त ना सिर्फ टेथर बल्कि जितने स्टेबल कोइन है, उन स्टेबल कोइन के पीछे जो रिजर्व हैं, यानी जितने उन्होंने टोकन इशू करके पीछे रिजर्व रखे हैं, उसका एक अच्छा खासा हिस्सा US ट्रेजरीज है। और अगर अगले हफ्ते ये जो डेथ सीलिंग USA की बात हो रही है, कल भी इसके ऊपर पूरा मैंने बुलेटिन में के स्टार्ट में मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो अगर अमेरिका डिफ़ॉल्ट होता है तो सिर्फ ये डिफ़ॉल्ट बैंकिंग सेक्टर तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि ये जो मार्केट के स्टेबल कोइंस हैं उन स्टेबल कोइन तक इसका आएगा, क्योंकि इन स्टेबल कोइन के पास भी US ट्रेजरीज पड़ी हुई हैं। और अगर अमेरिका डिफ़ॉल्ट होता है तो अमेरिका इन स्टेबल कोइन को कैसे पे करेगा, और अगर स्टेबल कोइन को पे नहीं करेगा तो ओबियसली इसका मार्केट के ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट होगा। तो मैं वैसे कल का मेरा एनालिसिस ये था, कल जेपी मॉर्गन के रिसर्चर की रिपोर्ट मेरे पास नहीं थी, कल का मेरा एनालिसिस ये था कि इन आइदर वे बेशक अमेरिका डिफ़ॉल्ट करे या अमेरिका डेट सीलिंग को एक्सीड करे, दोनों सूरतों में क्रिप्टो मार्केट के लिए पंप होगा। जेपी मॉर्गन के एक्सपर्ट जो हैं वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ राय रखते हैं। अगर अमेरिका डिफ़ॉल्ट करता है तो मार्केट में अच्छा खासा भूचाल आ सकता है। उसके बाद एनी इश्यूज फेस बाय स्टेबल कोइन, जैसे मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया। अच्छा, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना ये है, ये मैं आपके साथ, एक राइटर है इग्नस, इनका एक पूरा आर्टिकल है, मैंने सारा नहीं पढ़ा, काफ़ी लंबा इन्होंने आर्टिकल लिखा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसको थारोली स्टडी करने में तो मैं इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। इनका मानना ये है कि ये वो सारे डाउज हैं जिनके पास US ट्रेजरीज हैं। अगर US डिफ़ॉल्ट होता है, अमेरिका डिफ़ॉल्ट होता है, तो ना सिर्फ स्टेबल कोइन बल्कि ये जो डाउ हैं, इन्होंने अपनी जो ट्रेजरीज थी, यानी पीछे उन्होंने अपने पास जो पैसे रखे थे, उन पैसों की ये तादाद है जो इन्होंने US ट्रेजरी में इन्वेस्ट किया। अगर अमेरिका डिफ़ॉल्ट होता है तो स्टेबल कोइन को भी हिट आएगी, और उसके बाद अगला जो हिट आएगा ये वो पॉपुलर डाउज हैं जिनको आएगा। डाउ क्या होता है? डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ऐसी कोई कंपनी जिसका कोई एक मालिक नहीं होता बल्कि टोकन होल्डर्स उसके मालिक होते हैं, उसको आप डाउ कह सकते हैं। अब ये डाउ, हर डाउ के तकरीबन टोकन है, और ये मैं आपके साथ इस वजह से शेयर कर रहा हूँ। बिटडाओ, ओलंपस, एरागॉन, ये बड़े बड़े नाम हैं इस वक्त क्रिप्टो मार्केट के डाउ के, इनके अपने अपने टोकन हैं। और अगर इनमें से किसी टोकन में भी आपकी इन्वेस्टमेंट है तो आई वुड से कि आपको इस बारे में थोड़ा बहुत
स्टेप इन करना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट आपको करनी चाहिए। ठीक है, अब मार्केट बीटीसी की तरफ आते हैं। मैंने आपको इस हफ्ते के स्टार्ट में कह दिया था, वैसे तो क्रिप्टो मार्केट का कोई फिक्स हफ्ता नहीं होता, कोई वर्किंग आवर नहीं होता, ये मार्केट 24/7 ओपन होती है। लेकिन फिर भी चूँकि दीगर मार्केट के इन्वेस्टर भी इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ख़ुसूसन इंस्टीट्यूशंस, तो उसके लिए मंडे टू फ्राइडे वाला जो हफ्ता है इसको हफ्ता कंसीडर किया जाता है। बावजूद इसके ये 24/7 मार्केट है। मैंने आपको बताया था मंडे को कि इस हफ्ते कोई ख़ास वोलेटिलिटी नज़र नहीं आएगी, और एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ है। अभी मार्केट दोबारा जो है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बीटीसी की प्राइस 27,000 के बिल्कुल करीब ट्रेड हो रही है। 27,800-900 की प्राइस पे ट्रेड हो रही है। इसी तरह इथीरियम के हवाले से मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। इथीरियम की स्टेकिंग जो थी वो अनलॉक हुई थी, जिसमें विड्रॉवल लोग करवा सकते थे। अब इंटरेस्टिंग डाटा, एक तो इथीरियम की गैस फीस की वजह से इथीरियम बर्न हो रहा है मुसलसल, और तकरीबन दूसरा इसका लॉन्ग टर्म इसकी बुलिश होने का अभी सिर्फ चंद दिन ही हुए हैं। चंद दिन के अंदर जो नेट स्टेकिंग बैलेंस है, यानी शंघाई अपग्रेड से लेके अभी तक टोटल जो विड्रा हुआ है 2.74 इथीरियम इनके नेटवर्क से विड्रा हुआ है, जबकि डिपॉजिट 4 मिलियन, ऑलमोस्ट 2 गुना इथीरियम दोबारा जो है, ऑलमोस्ट 2 गुना इथीरियम जो है वो दोबारा डिपॉजिट हो चुका है। तो 1.33 मिलियन जो है वो मज़ीद डिपॉजिट हुआ है, और ये जो स्टेकिंग है 15% है। मेरा असेस है कि इस साल के एंड तक ये स्टेकिंग अगर 50% तक चले जाती है तो इथीरियम की प्राइस अच्छा खासा आपको पंप होती हुई नज़र आ सकती है, एंड मुमकिन है कि आपको सरप्राइज़ 10,000 तक भी जाता हुआ नज़र आए इथीरियम की प्राइस। ये मेरा ड्रीम भी है और मेरा असेसमेंट भी है, जो कि गलत भी हो सकता है, इसको आपने ज़हन में रखना। अच्छा, इससे चंद दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कि लीडो फाइनेंस ने भी अपनी एक प्रपोजल पेश की है शंघाई अपग्रेड के पास, जो उनकी स्टेकिंग है वो वहाँ से भी विड्रॉवल की ऑप्शन उन्होंने ऑन की है। अब उसके बाद मुसलसल जो विड्रावल हो रही थी लीडो के प्लेटफॉर्म से, वो विड्रावल रुक के इस वक्त अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है। अब ये इसका इम्पैक्ट जो है ना सिर्फ इथीरियम की प्राइस के ऊपर आएगा, बल्कि लीडो का जो अपना टोकन है LDO, उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको नजर आएगा। इस वक्त तकरीबन लीडो के पास 11 बिलियन से ज़्यादा का जो टोटल वैल्यू लॉक्ड है इनके पास। इथीरियम तकरीबन 6.39 मिलियन इथीरियम लीडो के पास। इस वक्त लीडो टॉप प्लेयर है जितनी ये लिक्विड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म हो रहे हैं उनमें से। ठीक है, अच्छा अगर आगे आते हैं जी LTC की तरफ। LTC के हवाले से मैं आपको टाइम टू टाइम आगाह भी करता आ रहा हूँ। उसकी जो अप्रैल के मेरे ख्याल है 4 के 5 अप्रैल में उसकी हाल्विंग होनी है। अभी ये ग्लास नोट ने भी अपना एक एनालिसिस किया है और जज करने की कोशिश की है कि हाल्विंग से पहले इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ LTC की प्राइस ओवर वैल्यू है, अंडर वैल्यू है, या बिल्कुल बैलेंस जा रही है। तो ये जो इंडिकेटर है MVRV यानी मार्केट वैल्यू रियलाइज वैल्यू Z स्कोर, ये एक्चुअली इंडिकेटर जज करने के लिए होता है कि कोई क्रिप्टो करेंसी वो अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है। तो इस वक्त LTC हाईली अंडर वैल्यू है, जबकि अगर आप देखें तो चंद दिन पहले मैंने जब ये प्राइस यहाँ पे थी तकरीबन 82-83 डॉलर के पास ही, उस वक्त मैंने आपको बताया था कि LTC पे एंट्री ले लो, एंड मुमकिन है कि हाल्विंग से पहले इसकी प्राइस जो है वो $150 तक चली जाए। ये मेरा गेस था, आई डोंट नो, ऐसा नहीं। बहरहाल उस वक्त से प्राइस जो है मुसलसल पंप कर रही है। अभी इसको रेजिस्टेंस है $91-92 के ऊपर। अगर तो प्राइस थोड़ा सा ओवरऑल मार्केट भी पंप करती है तो LTC की प्राइस यहाँ से दोबारा ऊपर जा सकती है। और इस प्राइस के ऊपर भी ग्लास नोट की रिसर्च, ग्लास नोट जो है वो ऑन चेन एनालिसिस करता है। इसका मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के साथ बराह रास्त ताल्लुक नहीं है, लेकिन इनका ऑन चेन जो है वो एनालिसिस है। ऑन चेन बेस के ऊपर इस वक्त LTC अभी भी अंडर वैल्यू है, कैन यू इमेजिन। लेकिन ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग के हवाले से मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, सिर्फ ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, न्यूज़ के ऊपर ट्रेड करें। जैसे ये न्यूज़ इवेंट ख़त्म हो, जितना भी प्रॉफिट है उसको बुक करके तो मार्केट से आउट हो जाए। यही LTC की हिस्ट्री बता रही है, इसके साथ यही होता है। ठीक है, इसके अलावा XRP की प्राइस भी पंप कर रही है। XRP की प्राइस के हवाले से कल मैंने आपके साथ एक सरसरी सी लास्ट में न्यूज़ शेयर की थी कि XRP ने CBDC लॉन्च करने की अनाउंसमेंट किया कि वो कंट्रीज़ को हेल्प आउट करेगा। जो कंट्रीज़ अपना CBDC लॉन्च करना चाहता है वो XRP का लेजर यूज़ करेगा। एक तो उस वजह से इसकी प्राइस पंप कर रही है, और दूसरा जो SEC के साथ केस है वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लग रहा है कि वो प्रो रिपल होता जा रहा है, क्योंकि जज को ये तीसरी बार अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने रिक्वेस्ट की है कि इनके जो साबका हेड थे
उनकी जो स्टेटमेंट थी इथीरियम के हवाले से उसको वो पब्लिक ना करें, उसको बल्कि हाइड कर दे, और तीसरी दफ़ा जज ने उसको रिफ्यूज़ किया। तो इस वजह से मार्केट में एक थोड़ी सी होपियम है कि शायद XRP जो है ये केस SEC के अगेंस्ट विन कर जाए। इस वजह से आपको XRP की प्राइस पिछले चंद दिनों से पंप होती हुई नज़र आ रही है। आई डोंट नो एग्जैक्टली आगे मज़ीद होगी या नहीं। लास्ट में मैं 2-4 चीज़ें आपके साथ शेयर लाजमी करना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले कल वकार साहब ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वकार साहब ने इंग्लिश में FATFA को बराह रास्त मुखातब किया और ये FATFA से कहा है कि आप बताएं कि क्या आपने हुकूमत पाकिस्तान को कहा है कि आपने पाकिस्तान में क्रिप्टो को बैन करना है, और ये उनसे सवाल करना। और साथ में मेरी इसमें ओपिनियन थोड़ी मुश्किल है, ठीक मुख्तलिफ है थोड़ी, ठीक है वकार भाई का ये पूछना। दूसरे लफ्ज़ों में वकार साहब जो हैं वो हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट बाबूज़ हैं हमारे वजारत ख़जाना में बैठे हुए या मुतलका इदारे जो हमारे फाइनेंस के हैं उनमें बैठे हुए, उनको इस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का कुछ पता नहीं है, और इत्तफाक से हमारे मुल्क की बागदौड़, फाइनेंस की बागदौड़ है भी उन्हीं के पास। वही बेशक वो अच्छे हैं बुरे हैं, उनको समझ है नहीं है, कितनी समझ है, इसका टोटल इम्पैक्ट मुल्क की पॉलिसीज़ के ऊपर होगा और आइंदा हमारे मुस्तकबिल के ऊपर होगा। इसी वजह से इस अदम एतमाद की वजह से वकार साहब ने बराह रास्त FATFA से पूछा है, लेकिन मेरी इससे ओपिनियन मुख्तलिफ है। मैंने वैसे ख़ुद भी कमेंट करके कह दिया था, मैं आपके साथ भी कहना चाहता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई FATFA से हम पूछें क्यों कि भाई आपने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कहा है कि बैन करें। मैं कहता हूँ कि अगर FATFA ने कहा भी है, वैसे तो मुझे नहीं लगता उन्होंने कहा होगा, लेकिन अगर कहा भी है तो भाई हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदों को ऐसे नुमाइंदे होने चाहिए जो हुकूमत पाकिस्तान को की नुमाइंदगी करे और FATFA को कन्विंस करे कि भाई आप हमें कह रहे हैं कि क्रिप्टो को हम बैन करें। अगर हम क्रिप्टो को बैन करेंगे तो हमारे मुल्क में मज़ीद जो ब्लैक मार्केट है रेगुलेशन ना होने की वजह से वो तो मज़ीद ग्रो करेगी, और अगर मज़ीद ब्लैक मार्केट ग्रो करेगी तो दूसरे लफ्ज़ों में हम FATFA की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट जाएंगे। FATFA क्या कर, और FATFA से मैं ये भी एक सोच रहा था कि FATFA पिछले कुछ साल 1.5 साल हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने खूब पीटा इस न्यूज़ को कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आ गया, ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया। ये अजब तमाशा है। लेकिन मैं देख रहा था दुनिया के बड़े बड़े मुल्क ऑलरेडी FATFA की ग्रे लिस्ट में है, उधर तो कोई मसला नहीं है। मिसाल के तौर पर ये देखें, नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ हैं बड़े बड़े, UAE, दुबई इटसेल्फ इन ग्रे लिस्ट, तो उसको कोई टेंशन नहीं है। टर्की ग्रे लिस्ट में है, इसके अलावा यमन, सीरिया, साउथ अफ्रीका, ये बड़े बड़े कंट्रीज जो हैं ये ग्रे लिस्ट में है। तो हम अगर फॉर एग्जांपल अपने नेशनल इंटरेस्ट में FATFA की बात नहीं मानते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम इसको इलीगल करेंगे तो हमारे मुल्क में ब्लैक मार्केट आएगी, उस ब्लैक मार्केट से ना सिर्फ पाकिस्तानियों को नुकसान है बल्कि हमारी रियासत को भी नुकसान है। तो हम अगर ग्रे लिस्ट में चले जाएं, मेन स्ट्रीम मीडिया ने हमें इतना डराया हुआ ग्रे लिस्ट में चले जाए, पता नहीं क्या भाई। अगर जाना हो, अगर कोई मसला होता तो फिर इन कंट्रीज़ को क्यों मसला, ये कंट्रीज़ क्यों फुल्ली फंक्शनल है, ठीक है। तो मैं ये इसमें चंद गुजारिशात थी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। लास्ट में डिस्कॉर्ड के हवाले से एक अपडेट है, आप लोग कोई अपॉर्चुनिटी से उठाना चाहें। डिस्कॉर्ड में अगर आप लोग डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करते हैं तो अक्सर जब आप वहाँ पे अपना ID बनाते हैं तो ID के साथ एक आइडेंटिटी नंबर वो देते हैं। डिस्कॉर्ड ने अनाउंसमेंट किया कि वो आइडेंटिटी नंबर जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि मतलब मैं आपको ये इससे पहले ये नई लेटेस्ट अपडेट से पहले क्या करते थे, जैसे इल्म आलम मेरा ID है, आप भी इल्म आलम का ID बना सकते थे। आपके और मेरे में फ़र्क ये था कि मेरी आइडेंटिटी नंबर अलग थी, आपकी आइडेंटिटी नंबर अलग थी, यानी एक नाम के ऊपर कई अकाउंट बन सकते थे। अब डिस्कॉर्ड ने वो पॉलिसी चेंज किया, अब वो कहते हैं आइडेंटिटी नंबर नहीं होगा, एक इल्म आलम एक ही अकाउंट है तो एक ही अकाउंट होगा। इसमें आप अपॉर्चुनिटी क्या उठा सकते हैं कि आप बड़े बड़ी जो कंपनीज़ हैं उनके नाम पे आप डिस्कॉर्ड अकाउंट बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे प्रेसिडेंट, मिसाल के तौर पे इमरान खान, मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान, इस तरह की IDs बना सकते हैं ताकि बाद में अगर डिस्कॉर्ड की पॉलिसी चेंज होती है तो बाद में वो वाले नाम जो हैं आप मार्केट में सेल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। अगली न्यूज़ है जी स्विट्ज़रलैंड के हवाले से। स्विट्ज़रलैंड की कैंटोन ज़ुग, यानी कैंटोन जैसे हमारे पाकिस्तान में एक ख़ास मखसूस एरिया होता है शहर का, वैसे तो स्विट्ज़रलैंड की मेरा ख्याल है को 25-26 से ज़्यादा की कंटोनमेंट्स हैं। वहाँ पे ज़िले नहीं हैं, वहाँ पे सूबे नहीं हैं, वहाँ पे कंटोनमेंट्स हैं, छोटे छोटे कंटोनमेंट है। और स्विट्ज़रलैंड के ये जो कंटोनमेंट है इनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन है, इनके अपने अपने रूल्स हैं। एक तरह की ये म्यूनसिपलिटीज़ हैं या एक छोटे छोटे शहर हैं जिनके अपने, हर शहर का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है और वो अपने अपने ज़ाब्ते के मुताबिक वो चलते हैं। उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि वो बिटकॉइन और इथेरियम, इसको कैंटोन ऑफ ज़ग को
स्विट्ज़रलैंड में बिटकॉइन सिटी कहा जाता है, क्रिप्टो सिटी कहा जाता है। उन्होंने लास्ट टाइम 1 लाख टैक्स का थ्रेशर रखा हुआ था, उसको बढ़ा के उन्होंने 1.5 जो उनकी लोकल करेंसी है मिलियन वो कर दिया, जो कि डॉलर में 1.6 मिलियन बनती है। ये भी एक अच्छी न्यूज़ है, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। दूसरा, रेवोलट, ये यूके की वन ऑफ द टॉप फिनटेक कंपनी, जो कि इन्होंने अप्लाई किया था कि वो क्रिप्टो बैंकिंग की सर्विस अप्लाई करें। अब कुछ खबरें हैं कि उनकी ऑडिट हुई है और पता चला कि उनकी बैलेंस शीट में कोई गड़बड़ है। उस वजह से ऐन मुमकिन है कि यूके की गवर्नमेंट इनको लाइसेंस जो है वो इशू ना करे। ये मैं न्यूज़ सुन के बड़ा मुझे रश्क आ रहा था कि कैसे दुनिया ने अपने इदारे कायम किए हैं। अगर यही रेवोलट पाकिस्तान में होता और यहाँ से ऑडिटर कोई कंपनी होती, इस कंपनी ने बड़ी आसानी से हमारे ऑडिटर जिस अदारे के बंदे के साथ भी इन्होंने लाइसेंस लेने के दौरान इंगेज होना था, उधर पैसे चलाने थे और अपना काम इन्होंने करना था। लेकिन यूके के इदारे ऑडिट रिपोर्ट ने गवर्नमेंट को लिख के भेज दिया कि जनाब इनकी बैलेंस शीट में ये मसला है। हालांकि ये एक प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। ये होते हैं इदारे, जहाँ इदारे कायम होते हैं, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ होता है, वो मुल्क तरक्की करते हैं। ठीक है। लास्ट में ब्लॉक बीट्स, ये एक चाइना का न्यूज़ मीडिया है। इनका कहना ये है कि जो वर्ल्ड कॉइन है, जो कि मैंने आपको बताया था पिछले दिनों के चैट जीपीटी ओपन एआई के जो हैं, उन्हीं का ये प्रोजेक्ट है वर्ल्ड कॉइन, जिसमें वो हमारी आंखों के ले के सैम्पल्स तो आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करते हैं। तो चाइना में कहा जा रहा है कि लोग वहाँ से अफ्रीकन कुछ कंट्रीज़ के IRS जो हैं वो लेके तो उसका मिस यूज़ कर रहे हैं। तो इसके बारे में जब आपने, अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में भी इस तरह की वो डिवाइस आ जाती है जिससे वो आपके लेके तो बदले में आपको वर्ल्ड कॉइन के टोकन देंगे, तो बी वेरी केयरफुल, इसको आपने जेहन में रख के करना है। लास्ट में एक और ख़बर FATF से रेलिवेंट ही है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल है, वहाँ की एक क्रिप्टो एक्सचेंज है कॉइन कैफ़े के नाम पर, उसको 4.3 मिलियन का फ़ाइन किया और कहा कि ये 4.3 मिलियन आपने कस्टमर से उनको मिसलीड करके आपने हिडन चार्जेस उनसे लिए, सारे कस्टमर को वापस करो। बंदा खुदा, अगर पाकिस्तान में क्रिप्टो को रेगुलेट करेंगे तो ना सिर्फ आप जो हमारे शहरी हैं, आप यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर आपकी ग्रिप हो सकती है, टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर, या जितना पैसा ये जो ग्रे मार्केट में ऊपर नीचे हो रहा है, ना सिर्फ आपकी उसके ऊपर ग्रिप होगी, बल्कि ये जो इदारे हैं, ये अगर इदारे हमारे शहरियों को लूटते हैं तो इसी तरह हमारे इदारे जो हैं ना सिर्फ शहरियों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेंगे, बल्कि उन इदारों के ऊपर भी जो इन शहरियों को सर्विसेज वगैरह देंगे। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।